हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 1985 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 to 30 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बात कर ले आपसे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के डेट को लेकर बार बार चिंता कर रहे हैं कि एग्जाम का डेट क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, एग्जाम का डेट अभी मुझे भी नहीं पता है। जब तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया जा सकता है तब तक मैं कैसे कुछ बता दूं कि ये होगा डेट, ये होगा डेट। क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो लॉकडाउन का डेट बढ़ते जा रहा था उस तरह से आपका एग्जाम वेरी कर रहा है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि अब आने वाले नेक्स्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और आपका सिलेबस भी मेरे द्वारा जो कराया गया है वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग सब कुछ खत्म कर दिया गया है। छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, मैं उसको खत्म करते रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, और बच्चे बोल रहे थे कि और भी बाकी सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, तो ठीक है, शुरू होगा धीरे धीरे करके। जिस तरह से मेरे को टाइम मिलता है, मेरे को बहुत सारा काम रहता है, तो वैसे वैसे मैं टाइम निकाल के आपको वीडियो अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, तो धीरे धीरे भी करें हम लोग तो बहुत कुछ कर चुकेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो नहीं मिलने का ये भी एक कारण है कि आप लोग वीडियो शेयर करते ही नहीं है, अपने पास देखते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब बताइए, एज ए टीचर मुझे क्या, अगर आप जितना ज्यादा बच्चा को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा बच्चा शेयर देखने आएगा, मैं उतना ही ज्यादा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपसे बार बार शुरू से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप बच्चा जुटाइए वीडियो, तो आपको तेजी से मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आप जितना ज्यादा तेजी से बच्चा को जुटाएंगे उतना ही तेजी से आपको वीडियो मिलेगा। तो आप सब बच्चों को विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल क्या करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और वहां पे एमिंग आई हिंदी यूट्यूब चैनल में 75 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड है, वहां से जाके बाकी थियरी का वीडियो देखिए और यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह का वीडियो देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अगर किसी परिवर्तक सतह पर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या होगा। कह रहा है कि कोई परावर्तक सतह, कह रहा है कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है, अगर इस पे कोई किरण जो रे है वो इस पे 90 डिग्री पड़ रहा है, इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, तो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से होगा। तो इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगा, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इस तरह से एंगल बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कह रहा है जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइट इधर से आ रहा होगा इसको छूता हुआ, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, परावर्तन के नियम से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर होता था। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तित किरण कितना होगा, 90 डिग्री। और आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। परावर्तन के नियम को आपको यूज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है परावर्तन के नियम। और ये भी होता है कि अभिलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है। यही ना होता है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 पॉइंट। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं मिटा दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव में तैरते हुए पिंड पर लगता हुआ प्लावन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कह रहा है कि अगर किसी पिंड, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, किसी द्रव में मतलब किसी पानी में क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस पे बॉयंसी फोर्स जो होगा वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो वाटर में तैरता है। तो आप उत्प्लावन बल, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत सब लोग पढ़े होंगे, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़े होंगे, इंग्लिश वाले भी बच्चे पढ़े होंगे, कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा रहता है तो वो द्रव्य उस वस्तु पे एक ऊपर की ओर में फोर्स लगाता है, वो
उस बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। और वो जो फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स होता है, वो वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के वॉल्यूम के या उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये उत्प्लावन बल जो बॉयंसी फोर्स होता है रो जी एच। ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, रो क्या है, वाटर का डेंसिटी है, जी क्या है, अर्थ का ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट है कि वो वस्तु इस सतह से कितना नीचे है। ठीक है, इसके पानी के सतह से कितना गहराई में है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा उस वस्तु पे लगने वाला उत्प्लावन बल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वो उत्प्लावन बल रो पे डिपेंड करता है। अब रो क्या है, मतलब क्या बोले, उस लिक्विड का डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी मतलब कि घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, तो उस वस्तु के शेप पे वो जो उत्प्लावन बल होता है उस वस्तु के शेप पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु के मास पे नहीं। ये मास जो है उसके द्वारा विस्थापित किए गए लिक्विड का मास है। ठीक है, तो वस्तु के उस पे वस्तु के किस पे डिपेंड करता है, आकार पे निर्भर करता है, जी पे निर्भर करता है, और कितने गहराई में है उसके एच पे निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह तो तीन चीजों पे। तो कह रहा है पिंड के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, नहीं, पिंड के द्रव्यमान पे नहीं निर्भर करता है, उसके द्वारा जो विस्थापित किए गए द्रव होता है उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है कि वो कितने लिक्विड को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन बी में है कि पिंड के घनत्व पे नहीं डिपेंड करता है, उस लिक्विड के घनत्व पे डिपेंड करता है जिसमें वो डूबा हुआ है, मतलब कि उस द्रव के घनत्व पे डिपेंड करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा करता है पिंड के आकार पे। हाँ, पिंड के आकार पे डिपेंड करता है कि पिंड का शेप क्या है, आकार मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, इसके पिंड के आकार पे। कह रहा है कि पिंड के बल पर, डी ऑप्शन दे रहा है कि पिंड के बल पर, नहीं, पिंड के बल पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पिंड के आकार पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, और पिंड के कितना गहराई पे है सतह से उस पर डिपेंड करता है। तो इसका 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। तो मैं शुरू में ही बता दिया था कि परमाणु के न्यूक्लियस में कौन सा कण होता है। आप सभी को पता है कि अगर ये एटम है, अगर ये मान लो एटम है, परमाणु है, तो इसके बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर न्यूक्लियर। तो आउटर न्यूक्लियर में क्या रहता है, इधर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और क्या बात है इससे हम लोग सीख सकते हैं, इस पे जो चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, और प्रोटॉन पे इतना भी वैल्यू होता है, लेकिन प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना बात। अब आप कमेंट बॉक्स में प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास आप कमेंट करेंगे। और दूसरा बात, प्रोटॉन का खोज कौन सा किया था, और इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का खोज कौन से साइंटिस्ट किए थे, इन तीनों के बारे में आप गूगल पे सर्च करके या खुद से कहीं से भी करके आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं देखता हूँ कितने बच्चे सिंसियर है पढ़ने के लिए, या सिर्फ यहाँ पे वीडियो देखने आते हैं। ठीक है, आप खुद से मेहनत बहुत कम करते हैं, जो वीडियो आपको मिलता है आप उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्जाम आपका है, आपको एग्जाम अगर निकालना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैं क्या देखा एक चीज कि जो ग्रुप में, जो अपना क्रैक पॉलिटेक्निक ग्रुप है, उसमें जो मतलब कि जो क्वेश्चन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसको मतलब अपने एग्जाम से, पॉलिटेक्निक एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, उसका बच्चे बहुत सारा आंसर करते हैं। और जो बच्चे, कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम होता है उस ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन कोई नहीं करता, वो सब मेरे पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप हर उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो उस ग्रुप में आता है, चाहे वो किसी भी बच्चा का हो या चाहे कुछ भी हो, अगर आपसे पॉसिबल है तो आप खुद से, नहीं तो गूगल करके कैसे भी उसका आंसर देने का कोशिश करते हैं, तो आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बढ़ गया। और इसी तरह के बच्चों का एग्जाम निकलेगा, जो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, जो सिर्फ वीडियो देखेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, उनसे तो समझ गए। चलिए, तो आप लोग मेहनत करना शुरू करें। ठीक है, तो इसके नाभिक में कौन कौन सा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर डी होना चाहिए। 17 का आंसर डी हो गया कि नाभिक में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होता है। अगर कहेगा नाभिक से बाहर कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछ रहा है, यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो ये तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट होता है Na-1 और इसमें कौन सा क्या क्या आंसर है, ठीक है, M-1। ये आपको मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ध्यान में रखना होगा। मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट ये न्यूटन है। ठीक है, तो अब फोर्स है तो न्यूटन आएगा ही, बाकी अब ठीक है ये मीटर है, मतलब इसका रेडियस वगैरह सब कुछ लेके मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो आप इतना डिटेल्स में ना जाए, इसका मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय बल क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का आपसे यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होगा, न्यूटन। और ये पहला वाला आंसर ठीक है। इसका 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति एकाएक रुकने पर, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति बस के एकाएक रुकने पर किस ओर गिरता है। कह रहा है कि अगर एक बस चल रही है, उस पे खड़ा व्यक्ति है, वो अगर बस चल रही थी और एकाएक रुक गई तो किस ओर गिरेगा। आप सोचिए खुद, बस चल रही थी, ठीक है, बस चल रही थी और व्यक्ति भी उसके साथ बस के साथ मोशन में था। अब क्या हुआ, बस अचानक सा क्या हो गया, रुक गई। तो बस जो व्यक्ति है उसका टोटल बॉडी क्या है, मोशन में है। वो क्या चाहेगा, इनर्सिया मतलब जड़त्व के नियम के हिसाब से वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं। ठीक है, तो बस रुक गई। आप खुद भी फील किए होंगे कि जैसे चलते चलते बस रुक जाएगी तो आपका ये वाला पट्टी ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बस तो रुक गई, उसके पास ब्रेक है, उसके पास पावर ब्रेक है, वो तो रुक गया, लेकिन आपका बॉडी जो है वो चाह रहा है कि हम मोशन में थे और मोशन में ही रहे। क्योंकि इनर्सिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनर्सिया का लॉ जो देता है, वहां से बताया गया कि जो वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो चूंकि आपका बॉडी टोटल क्या था, मोशन में था और मोशन में ही रहना चाह रहा था, इसलिए अगर बस रुक गई तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, किस तरह से ऑप्शन आगे की ओर झुक जाएंगे। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आप आगे की ओर झुक जाएंगे। 20 का आंसर ए। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 मैं बता रहा हूं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जब किसी तांबे का तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक दूसरे तांबे का तार जिसका लंबाई एवं त्रिज्या दोनों पहले तार का दुगना है, तो प्रतिरोध कितना होगा। कह रहा है कि देखो एक कॉपर वायर है, ये एक कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है, इसका प्रतिरोध मान लो, इसका रेसिस्टेंस R है। ठीक है, कह रहा है एक दूसरा इसी कॉपर का ही वायर है जिसका लंबाई और त्रिज्या, मतलब कि लंबाई इससे दुगना कर दो और त्रिज्या भी इससे दुगना कर दो, त्रिज्या थोड़ा सा दुगना कर दो, त्रिज्या भी क्या कर दो, यहां से दुगना कर दो। ये मतलब कि इसका त्रिज्या भी दुगना हो। इसका मान लो त्रिज्या R है तो इसका त्रिज्या क्या हो गया, 2R हो गया। इसका लंबाई L है तो इसका लंबाई क्या हो गया, 2L हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका प्रतिरोध अगर R है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस अगर R है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। आप क्या जानते हैं, R इक्वल्स टू क्या होता है, ρL/A। ठीक है, अब रेसिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, लंबाई पे और एरिया पे। ये तो फिक्स है, कॉपर है तो दोनों के लिए रो का क्या वैल्यू सेम होगा। अब देखो इसका रेसिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया। अब R2, ये इसका रेसिस्टेंस लिखे हैं। अब इसका दूसरे वाले का लिखूंगा रेसिस्टेंस, तो रो लेंथ कितना हो गया, 2L अपॉन एरिया। एरिया जब आप लिखोगे तो एरिया में क्या होता है, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि ये एरिया कैसा है, सर्कल जैसा है, तो सर्कल का ही एरिया लिखाता है। ये भी एरिया कैसा है, सर्कल जैसा है, तो यही एरिया लिखाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R की जगह पे क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर। तो जब 2R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4R²। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 4R²। जब आप काटोगे तो यहाँ से 4R कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। जब आप इसको आगे करके लिखोगे, मैं यहाँ पे
ये अब मिटा दूं। जब आप इसको आगे करके लिखोगे तो रो एल बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, जितना ये वैल्यू है उतना इसको अगर वैल्यू ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू इतना वैल्यू को क्या लिख सकते हो, R2 इक्वल्स टू इतना वैल्यू को क्या लिख सकते हो, R1। ये इसके जगह पे जो इतना इक्वल्स टू R1 है तो इसके जगह पे R1 लिख सकते हैं ना। तो जो देखो पहले वाले प्रतिरोध, पहला रेसिस्टेंस, जो दूसरा वाला रेसिस्टेंस आ रहा है, पहले वाले रेसिस्टेंस का क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, रेसिस्टेंस का आधा हो जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले रेसिस्टेंस जो तो कह रहा है कि तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, ये प्रतिरोध इसका पूछ रहा है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो इसका प्रतिरोध R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 क्या बोल रहा है 10 है तो भाई 10/2 कितना हो जाएगा 5 ओम, R2 5 ओम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। मिस्टेक ये हो गया रो एल बाई ए, इसका दोगुना लेंथ दोगुना हो गया, रेडियस दोगुना हो गया तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया तो आधा हो जाएगा। पहले का 10 दिया तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ओम सही है, लेकिन ऑप्शन में आपके 5 ओम नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन गलत है और 5 ओम ही सही आंसर होगा। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप लिखिएगा कि सर ये सर 5 ओम ही होगा। अगर सहमत नहीं है तो आप सॉल्यूशन करके मेरे पे सेंड कीजिएगा। मैं चेक कर लिया एक बार, मेरे हिसाब से ये 5 ओम ही सही होगा और जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में 5 ओम नहीं है तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप अगर चेक कर लीजिएगा और मुझे अगर मेरे से गलती हो रहा होगा तो आप नंबर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्रैक पॉलिटेक्निक टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा। ठीक है, लेकिन ये सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं इस पे। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए, कौन सा हो जाएगा 22। आप नोट डाउन कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अगर किसी तरंग का आवर्त काल 0.002 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। टाइम पीरियड जो दिया गया है, किसी वेव का टाइम पीरियड जो दिया गया है 0.002 सेकेंड, तो आपका इससे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आपको मैं बताया था T इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/T। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, टाइम पीरियड दिया गया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है 1.002। अगर आप इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 3 0 हो जाएगा। इसमें तो किसी बच्चों का दिक्कत नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 500 हर्ट्ज हो जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 500 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन वो कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। मिटा दूं क्वेश्चन नंबर 23। आप अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तार ठंडी रहती है, जबकि विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तंतु गर्म होता है। इसका कारण क्या है। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब लगाए हो, ये मान लो ऐसे मान लो ये आपका एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, इसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, इस तरह से वायर होता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसको आप एक वायर से कनेक्ट किए हो, ठीक है, ये वायर से कनेक्ट किए हो तो इस वायर में करंट बह रही होगी, इस वायर से करंट ऐसे जाते जाते इस तंतु से जाते हुए इस तंतु से ऐसे करके जाता है। तो कह रहा है कि जो इसमें करंट जो बहता है, ये वायर जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है। ये वायर क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। इसके रिस्पेक्ट में, इसके तुलना में ये कम गर्म होता है। ठीक है, ये ज्यादा गर्म होता है, ये कम गर्म होता है। इसका कारण क्या है, तो देखो मैं बताया था कि ये ज्यादा वायर गर्म हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो हीट, जो करंट यहाँ पे कम से कम पास हो रहा है, करंट इजिली नहीं पास हो रहा है, तभी तो वो जो करंट है हीट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है।
वो जो आप विद्युत धारा दे रहे हो वो हीट के रूप में, मतलब कि ऊष्मा के रूप में परावर्तित हो रहा है। इसका कारण क्या है, मैं बता दूं कि आपके घर में जितना भी हीटिंग एलिमेंट है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस जो तंतु का, जो इस वायर का जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, इसके वजह, मतलब इसका 20 होगा तो इसका 10 होगा, इसका रेसिस्टेंस 10 होगा तो इसका 20 होगा। मतलब कहने का मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध ज्यादा होता है। यही वजह होता है कि ये ज्यादा गर्म होता है, ये कम होता है गर्म। क्यों? क्योंकि हीट इक्वल्स टू क्या होता है, I²RT। अब रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, क्यों, करंट तो दोनों में सेम बह रहा है तो आई पे तो डिपेंड नहीं करेगा। अब रेसिस्टेंस जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसमें ज्यादा हीट क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होता है और यहाँ पे इस वायर में हीट कम जनरेट होता है। तो आपका आंसर कौन जाएगा, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस तंतु का जो रेसिस्टेंस होता है, इस फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस होता है, इस वायर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। यही वजह है कि ये ज्यादा गर्म होता है, ये गर्म होता है। चलिए आप नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज हमेशा जोड़ा रहता है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ जो होता है, एक विद्युत फ्यूज जानते हैं ना, विद्युत फ्यूज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जो आपके मेन कनेक्शन में, जो आपके घर में मेन कनेक्शन लाइव वायर होता है उसमें उसको जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है कि मान लो अगर आपके घर में कभी ओवरलोड का कंडीशन आ गया, मान लो किसी अप्लायंस पे ओवरलोड हो गया या किसी तरह से ओवरलोड हो गया या वोल्टेज अचानक से ज्यादा प्रवाहित होने लगा, तो अगर आपके घर में अगर ज्यादा वोल्टेज का करंट प्रवाहित होने लगेगा तो आपके घर का अप्लायंस जो रहता है, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब खराब होने का चांस रहता है। तो उसमें लाइव वायर में एक ऐसा इक्विपमेंट जोड़ दिया जाता है जिसको विद्युत फ्यूज बोलते हैं। ये फ्यूज का काम क्या होता है, पहले ये फ्यूज होता कैसा है, इसका रेसिस्टेंस काफी कम होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, मतलब इसका गलनांक, ये रेसिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो अगर इस आपके घर में अगर ज्यादा वोल्टेज का करंट बह रहा है तो ये ज्यादा हीट होके और क्या करेगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका ये ज्यादा हीट होके क्या करेगा, हीट होके और क्या करेगा, ये क्या करेगा, हीट होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट में यहां से आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट आगे फ्लो नहीं करेगा तो आपके घर का बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, खराब होने से बच जाएगा। तो इसलिए ये विद्युत परिपथ जो होता है, ये जो विद्युत फ्यूज जो होता है, इसको लाइव वायर में जोड़ा जाता है। परिपथ यहाँ पे घर में भी देख लीजिएगा, लाइव वायर में मेन वायर जो होता है, तीन तरह का, एक लाइव वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है और एक उसका सपोर्टिंग वायर होता है। तो इसको लाइव वायर में, मतलब कि जीवित तार में इसको क्या करते हैं, एक उदासीन न्यूट्रल वायर होता है, एक ठंडा वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। तो इसको क्या करते हैं, आप इसको लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। अब चलिए क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा कि लाइव वायर का कलर कैसा होता है, न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है और अर्थ वायर का कलर कैसा होता है। ये तीनों बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये भी मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे इसको कमेंट कर पा रहे हैं। आपको अगर बुक में नहीं मिले तो वहां पे गूगल करके कीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि कैमरे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। इमेज फॉर्म्ड बाई कैमरा, जो आपके मोबाइल का कैमरा है या कोई भी कैमरा है उसके द्वारा कैसा इमेज बनाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, जो आपके कैमरे द्वारा इमेज बनाया जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, पर्दा पे या स्क्रीन पे उतार सकते हैं। इसलिए वो तो पहला बात हो गया कि वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और हमेशा ही वो इमेज क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। आप देखते हैं लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, तो वो क्या बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे कि कैमरे द्वारा जो इमेज बनाया गया है, इसको मैं क्या समझाऊं, इसमें कोई समझाने वाला बात ही नहीं है कि इसका इमेज क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियो के फोकस दूरी, गैलीलियो का जो है दूरबीन जो है उसका अभी दृश्यक का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अभी दृश्यक का फोकस दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है कि
नेत्रिके का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका आवर्धन बताइए। ये तो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि अगर आपको एफओ कितना दिया गया है, आपको एफओ दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एफई कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो आपको मैं फॉर्मूला बताया था आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू एफओ अपॉन एफई। तो एफओ का वैल्यू कितना हो गया 10/2, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन मैं 1982 में भी बताया था, उस वीडियो में भी बताया था। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि गैलीलियो के दो पतले लेंस क्रमशः 5 और 2 डायोप्टर के हैं, दोनों लेंस को अक्ष से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो तुलनीय चित्र का फोकस दूरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लो ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, ठीक है। इसका जो ये बोल रहा है कि 5 डायोप्टर का इसका पावर है और इसका पावर कितना है 2 डायोप्टर का है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इन दोनों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इन दोनों को मिला के जो फोकस दूरी बनेगा इक्विवेलेंट, मतलब दोनों को एक साथ रख देंगे तो इसका इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा। तो पहले तो आप ध्यान रखो कि इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो 2 लेंस दिया गया है, तो F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस D क्या है, F1 क्या है पहले लेंस का फोकस, F2 क्या है दूसरे लेंस का फोकस, F1 क्या है पहले लेंस का फोकस, F2 क्या है दूसरे लेंस का फोकस, और क्या है ये D क्या है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो अब इसका ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको नया, आप अपने शॉर्ट नोट्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। अब देखिए, तो इसका फोकस निकालना पड़ेगा। तो आप क्या जानते हैं फोकस और पावर में क्या रिलेशन होता है, फोकस इक्वल्स टू 1/पावर होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा अगर आप इसको निकालेंगे, और आप क्या जानते हैं अगर पावर को डायोप्टर में यहाँ पे रखते हैं तो फोकस यहाँ पे मीटर में आता है। तो पहले वाले का फोकस निकाले आप, तो पहले ये सेंटीमीटर दिया गया है, पहले वाले का फोकस कितना हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा मीटर होगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 20 × 100, तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। F2 यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, F2 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब इसको भी ये मीटर हो जाएगा, इसको मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 50। F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इसका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इक्विवेलेंट फोकस निकालना है, दोनों का निकाला गया, अब इस फॉर्मूला पे मैं रख दूं तो कितना हो जाएगा 20, मतलब F कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 50 माइनस, दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 है। ये देखिए -20 से +20 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 20 गुने 50, नीचे में क्या बचेगा 50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और आप इस क्वेश्चन को अच्छा से लिख ले और समझ ले। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 27 का आंसर कितना हो जाएगा बी, 27 का आंसर बी। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा 2 लेंस दे दे आपको इक्विवेलेंट फोकस बनाए तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। मिटा दो मैं इसे, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा कि क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। जो आकाश में बारिश होने के बाद जस्ट बाद आकाश में अगर आप देखते होंगे तो ये लाइन्स कलरफुल लाइंस बन जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पेक्ट्रम या हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं। वो कह रहा है किसके कारण बनता है। तो होता क्या है कि प्रकाश जो आकाश में क्या होता है, ये बारिश के बूंदे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बारिश के बूंदे रहते हैं और सनलाइट जब इस पे आता है तो ये इस पे आने के बाद जब इसको क्रॉस करता है तो ये इसको क्या करता है आपतित होने, मतलब इसको रिफ्रेक्टेड होने, रिफ्रेक्शन का घटना करता है और वर्ण विक्षेपण होता है। मतलब ये जो कलर होता है ना, ये लेंस की तरह बिहेव कर। आपको पता है ना कि अगर ये प्रिज्म है, अगर प्रिज्म पे एक लाइट जाएगा तो ये ऐसे होने के बाद 7 लाइट में क्या होता है टूट जाता है, ठीक है।
वर्ण का स्कैटरिंग होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण मतलब ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो बारिश का बूंद है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है और एक लाइट को क्या करता है, बहुत सारे लाइट में, अलग अलग लाइट में तोड़ देता है। इसी वजह से इस तरह का आपको इंद्रधनुष टाइप का दिखाई देता है। कलर अलग अलग कलरफुल लाइन्स बन जाते हैं प्रकाश में, तो वो किसके वजह से होता है, वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। मतलब ये कलर का टूटना है, कलर डिफरेंट पार्ट में टूट जाता है। ये जो एक लाइट आता है वो डिफरेंट लाइट में, पता है ना क्या, व्हाइट लाइट में 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो वो जो व्हाइट लाइट आता है, जो सन से लाइट आता है, वो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, जो बारिश का बूंद होता है, और इसको तोड़ देता है। और इसी वजह से क्या होता है, प्रिज्म मतलब कि ये कलरफुल लाइन्स बन जाता है, जिसको इंद्रधनुष और इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक क्या है। देखो, दो तरह का अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर होता है, एक पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी जो सेमीकंडक्टर होता है, इसका मतलब सेमीकंडक्टर में दो चीज होते हैं। जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह से सेमीकंडक्टर में दो चीज होता है, एक होल होता है मतलब कि छिद्र, और क्या होता है, एक क्या होता है, एक तो निगेटिव जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, मान लो क्या दिया है ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव जो होता है वो किसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो पी टाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, होल। जो पी वाला जो होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें होल ज्यादा होता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, इस बार आपको अगर पूछ लिया कि पी टाइप में कौन ज्यादा होता है, तो होल होता है ज्यादा, छिद्र। तो क्या है कि नेक्स्ट बार कभी पूछ लेगा कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है और चालक होता है, उसमें किसकी बहुलता होती है, तो इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखेंगे। ये क्लास 10 वाले बच्चे को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये 11 12 वाले बच्चे इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 10th वाले बच्चे इतना ध्यान रखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मतलब छिद्र, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब लास्ट और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिटा दूं मैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 कह रहा है कि आप 97 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन तापक्रम में कन्वर्ट करें। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। तो मैं आपको इस पे बताया था, जब टेम्परेचर वाला वीडियो बना रहा था, तो मैं आपको बताया था कि इस तरह से आपका 2 स्केल दिया गया है, इस तरह से 2 स्केल दिया गया है। आपका दोनों का लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट मालूम होगा, तो आप किसी से किसी यूनिट में चल जाएंगे, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। तो फ़ारेनहाइट में आपको पता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है 32 होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 212 होता है, और केल्विन में 0 होता है, और कितना होता है, 273 होता है। सॉरी, केल्विन में ये 273 मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम 373 होता है। ठीक है, तो आप चलिए केल्विन से फ़ारेनहाइट से केल्विन में, तो मैं क्या लिखा था कि आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है, तो यहाँ पे F लिख देंगे, यहाँ पे K लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बीच में इक्वल्स का साइन दे देंगे। अब क्या करेंगे, F में से इसका मिनिमम वाला घटाएंगे, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाई इसका मैक्सिमम लिखेंगे 212 माइनस 32। फिर इसमें K वाला में से भी इसका मिनिमम घटाएंगे, न्यूनतम वाला, तो 273 डिवाइडेड बाई इसका मैक्सिमम 373 माइनस 273। अब क्या हो जाएगा, F माइनस 32 बटा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मिटा दूं मैं। अब आपको क्या दिया गया है, F दिया गया है, तो F की जगह पे 97 रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 97 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 100, सॉरी 5। ये काट, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 बाई 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 5। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 गुने 5 बाई 9।
इक्वल्स टू के माइनस 273। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32, 325/9 इक्वल्स टू के माइनस 273। जब आप इसको काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 3 और 5 कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 6 54, 36.1 और तो ये क्या हो जाएगा, मैं कहा लिख दूं, 36.1 इक्वल्स टू के माइनस 273। के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36.1 प्लस 273। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, सॉरी इसको जोड़ेंगे 36.1 को जोड़ेंगे 273 में तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 309.1 होगा, 309.1। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग 15 से 30 तक का क्वेश्चन कर लिए। और अगर आप वीडियो तेजी से चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे लाएं, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए और आप खुद से भी मेहनत करें। ठीक है, और कोई अगर आपको शिकायत है, कोई कमेंट है कि आप इस तरह से सर कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।